सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए आज की हेडलाइंस पर सबसे पहले डालते हैं एक नजर। बीएचयू में फिर से हुई छेड़छाड़ की घटना, दिव्यांग छात्रा भी हुई छेड़छाड़ की शिकार, विरोध में छात्रों का धरना। महमूदगंज में उड़ान नामक फर्जी कंपनी जनता का लाखों लेकर उड़ी, पीड़ितों ने सिगरा थाने पर दर्ज कराई शिकायत। छात्र संघ चुनाव को लेकर आंदोलनरत विद्यापीठ के छात्रों ने चुनाव अधिकारी के लापता होने का जारी किया पोस्टर। और सिगरा स्टेडियम में गूंजी संस्कृत में क्रिकेट कमेंट्री, खिलाड़ी के रूप में धोती कुर्ता पहने बटुक उतरे मैदान पर। और अब समाचार विस्तार से। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक नेत्रहीन छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला प्रकाश में आया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छेड़खानी का एक और मामला सामने आया है। छेड़खानी का नया मामला ओल्ड B1 हॉस्टल में रहने वाली नेत्रहीन छात्रा के साथ किया गया है, जिसके साथ एक व्यक्ति ने छेड़खानी की। घटना से नाराज छात्र शुक्रवार की रात VC हाउस के बाहर धरने पर बैठ गए। छात्र छात्राएं पीड़ित छात्रा को न्याय दिलाने और विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग कर रही थी। पीड़ित छात्रा के अनुसार वह 25 जनवरी को अपने छात्रावास से कला संकाय जा रही थी। इसी दौरान रानी लक्ष्मीबाई चौराहे के पास एक व्यक्ति ने लिफ्ट देने के लिए उसे अपनी बाइक पर बैठा लिया। आरोप है कि कृषि विज्ञान संस्थान के पास पहुंचने पर बाइक सवार ने छात्रा के साथ अश्लील हरकत करनी शुरू कर दी। आसपास मौजूद BHU कर्मियों ने बीच बचाव किया। इस दौरान कर्मियों से उसका झगड़ा भी हुआ। प्रोक्टोरियल बोर्ड ने आरोपित को पकड़ लिया। घटना को लेकर छात्र छात्राओं में उबाल है। हाल के दिनों में BHU में छात्राओं के साथ छेड़खानी की कई घटनाएं हो चुकी हैं। इससे विद्यार्थियों में आक्रोश है। उनका कहना था कि BHU में कई हॉस्टल आउटर एरिया में हैं, वहां सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। इसकी वजह से इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। इसको लेकर कई बार BHU प्रशासन को अवगत कराते हुए सुरक्षा की मांग की जा चुकी है, लेकिन इस दिशा में कोई पहल नहीं की गई। छात्रा के साथ BHU परिसर में रहते हुए भी एक अनचाहे व्यक्ति ने आकर के अभद्रतापूर्वक अनुचित बर्ताव किया है और वो इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार थोड़ा सा है। सर, धरना प्रदर्शन का मुद्दा, हमारी मांगे यही हैं और कल के बाद भी अगर हम लोग ये धरना जारी इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हम लोगों को कई बार एप्लीकेशंस हम लोगों से ली गई हैं, लेकिन उन एप्लीकेशंस को ठंडे बस्ते में डीन जो है वहाँ की वृंदा मैम और वार्डन जो है सुनीता मैम, उन लोगों ने VC के यहाँ से फॉरवर्ड होकर आने के बाद भी लेटेस्ट को कोई महत्व नहीं दिया है। इसलिए हम लोग जब तक ये लोग मांग नहीं पूरी करेंगे तब तक हम लोग यहाँ अड़े रहेंगे। हमको विश्वास नहीं है। कल शाम को हमने व्यक्तिगत रूप से काफ़ी देर तक समझाया उनको कि जो घटना घटने के बाद जो भी आवश्यक कार्रवाई हुई वो बिना समय व्यतीत किए विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने किया है। तुरंत उसकी गिरफ्तारी करके उसको चालान किया पुलिस ने और पुलिस कस्टडी में रहा जब तक उसके ऊपर वो न्यायिक स्तर पे उसको जमानत नहीं मिली। तो न्यायिक स्तर पे जमानत मिलने के बाद छात्रों का ये ग्रीवांस है कि उसको छोड़ क्यों दिया गया। तो चूँकि न्यायालय और न्यायाधीश अपने विवेक से काम करते हैं, उन्होंने क्यों छोड़ा ये तो न्यायालय का मसला है। इसमें ना हम विश्वविद्यालय प्रशासन उसमें कुछ हस्तक्षेप कर सकते हैं और पुलिस प्रशासन ना कोई हस्तक्षेप कर सकती है। यही हम छात्रों से भी अपील करते हैं कि उनको इन बातों को मानते हुए हम जो भी न्यायिक प्रक्रिया है उसमें विश्वास करके ही उस प्रक्रिया में आगे बढ़ना चाहिए। छात्र संघ चुनाव को लेकर लगातार धरने पर बैठे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने चुनाव अधिकारी के लापता होने का पोस्टर लगाया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र इन दिनों छात्र संघ चुनाव को लेकर लगातार धरने पर बैठे हैं। वहीं आज छात्रों ने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रांगण में चुनाव अधिकारी के लापता होने का पोस्टर भी लगाया। साथ ही साथ चुनाव अधिकारी को ढूंढ कर लाने वालों को इनाम देने की घोषणा भी छात्रों द्वारा की गई। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र लगातार चुनाव कराने को लेकर धरना दे रहे हैं। छात्रों का आरोप रहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन चुनाव नहीं कराना चाहता है। लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा तारीख पे तारीख दिया जा रहा है, जिससे परेशान होकर छात्रों ने आज चुनाव अधिकारी का पोस्टर जारी किया, जिसमें उनके लापता होने की बात की गई है। इस धरने में मुख्य रूप से अखिलेश, विवेक, साहिल, करण, प्रियांशु आदि छात्र मौजूद थे। हम लोग छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित करने के संदर्भ में बैठे और हम लोग चुनाव अधिकारी लापता का बैनर लेकर बैठे हुए हैं, क्योंकि पिछले 10 दिन पहले पूर्व में हम लोग धरने पर बैठे हुए थे।
तो विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा एक झूठा आश्वासन दिया गया कि 25 जनवरी तक आपकी चुनाव की तिथि घोषित कर दी जाएगी, जिसके उपरांत 25 जनवरी को हम लोगों ने फिर पुनः धरने बैठा और आज हम लोग के धरने का चौथा दिन है। जिसके उपरांत विश्वविद्यालय के चुनाव अधिकारी हैं, न तो विश्वविद्यालय आ रहे हैं, न तो हम सभी से बात कर रहे हैं। आज से 2 दिन पूर्व बरसात भी हल्के हल्के, तो बरसात में और खुले आसमान के बीच में हम लोग अनिश्चितकालीन धरना कर रहे हैं। उसके बावजूद भी विश्वविद्यालय में चुनाव अधिकारी नहीं आ रहे हैं, जिसके उपरांत हम लोग को लग रहा है कि चुनाव अधिकारी लापता हो गए हैं। इसीलिए हम लोग पूरे विश्वविद्यालय के अंदर एक उनका चुनाव अधिकारी का पोस्टर पूरे विश्वविद्यालय में चस्पा किया गया और उनके पोस्टर के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारी जो चुनाव की तिथि है जल्द से जल्द घोषित हो, क्योंकि इससे पहले भी एक चुनाव की तिथि घोषित हो गई थी और प्रशासन का हवाला देकर उसे टाल दिया गया था। राज्य महिला व बाल आयोग सचिव सुचिता चतुर्वेदी ने सर्किट हाउस में अधिकारियों और एनजीओ के लोगों के साथ समीक्षा बैठक की। सर्किट हाउस में राज्य बाल संरक्षण आयोग की सचिव सुचिता चतुर्वेदी ने अधिकारियों और एनजीओ के लोगों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने आगामी G20 के आयोजन को देखते हुए काशी को भिक्षाटन मुक्त करने पर जोर दिया। वहीं राइट टू एजुकेशन को लेकर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। समीक्षा बैठक में सरकार द्वारा बच्चों के लिए चलाई जा रही योजनाओं को लेकर अधिकारियों और बैठक में उपस्थित लोगों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। राज्य महिला व बाल आयोग सचिव सुचिता चतुर्वेदी ने बताया कि वर्तमान में बात चल रही है निःशुल्क शिक्षा अधिनियम के मामले में वाराणसी का डेटा पूर्व से कम हो रहा है। यह एक चिंता का विषय है। बाल भिक्षा को रोकने के लिए हम कई सारी योजनाओं पर काम कर रहे हैं। एडमिशन शुरू होने वाले हैं, इसको लेकर भी बातचीत की गई है। सबको यह जानकर खुशी होगी कि जितने भी एनजीओ यहाँ आए हुए हैं सभी सरकार के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। इसलिए जो भी चुनौतियां हैं, बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति, शिक्षा, सभी मामलों पर मिलकर हम लोग काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हम यहाँ आए सभी लोगों से यह निवेदन करना चाहते हैं कि प्रदेश को बाल भिक्षावृत्ति और बाल श्रम से मुक्त करें और राइट टू एजुकेशन को बढ़ावा दें। समीक्षा बैठक में वाराणसी को भिक्षाटन से कैसे मुक्त किया जाए, इस पर चर्चा की गई। इस दौरान जिला प्रोबेशन अधिकारी सुधाकर शरण पांडे, बेसिक शिक्षा अधिकारी के प्रतिनिधि, महिला कल्याण अधिकारी अंकिता श्रीवास्तव समेत 40 से अधिक एनजीओ के लोग भी उपस्थित थे। बेरोजगारों को नौकरी दिलाने का झांसा देने वाली एक कंपनी उड़ान कंसल्टेंसी ने लोगों से लाखों रुपए वसूले और ऑफिस बंद कर भाग निकले। सिगरा थाना के महबूबगंज क्षेत्र में नौकरी दिलाने के नाम पर खुले फर्जी कंपनी के लोग बेरोजगारों को झांसा देकर लाखों रुपए वसूले और ताला बंद कर भाग निकले। शनिवार को नौकरी देने की बारी आई तो दर्जनों युवक ऑफिस पहुंचे। वहां ऑफिस के बाहर ताला बंद रहने पर कंपनी के लोगों को मोबाइल किया गया तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगा, जिस पर बेरोजगारों को ठगे जाने का एहसास हुआ। इसके बाद दर्जनों युवक सिगरा थाने पहुंचे और तहरीर दी। पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। बेरोजगार युवकों ने बताया कि महमूदगंज स्थित एक कॉम्प्लेक्स में अमरजीत कुमार सिंह व 2 महिलाएं जीविका व अंजलि ने एक उड़ान कंसल्टेंसी नामक कंपनी खोली थी। कंपनी ने नेट पर विदेशों में मोटी सैलरी पर नौकरी दिलाने का विज्ञापन दिया। इसे देखकर पूर्वांचल के कई शिक्षित बेरोजगारों ने कंपनी से संपर्क किया। कंपनी के कथित अधिकारी व कर्मचारियों ने युवकों को सुनहरे सपने दिखाए। इसके बाद कंपनी के लोगों ने युवकों को महमूदगंज स्थित डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बुलाना शुरू किया। फॉर्म भरवाए जाने लगे। इस दौरान कंपनी ने रजिस्ट्रेशन के 3,000 रुपये, मेडिकल के लिए 4,500 रुपये तथा अन्य खर्च के नाम पर 30,000 रुपये जमा करवा लिए। इस तरह से कंपनी ने प्रति बेरोजगार व्यक्ति से 55,000 रुपये वसूल किए। इनमें से कई युवकों से इस शर्त पर रुपए जमा कराए गए कि आपको नौकरी कनाडा में मिलेगी और 1,80,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा। नौकरी मिलने के बाद जब आप लोगों को 3 माह का वेतन मिल जाएगा तो 2 लाख रुपए कंपनी को देना होगा। नौकरी देने की यह प्रक्रिया अगस्त 2022 से शुरू हो गई थी। शनिवार को नौकरी देने की शुरुआत होनी थी। सुबह 10 बजे सभी बेरोजगार ऑफिस पहुंचे तो ताला बंद देख उनका माथा ठनका। इसके बाद युवकों ने जालसाजों के नंबरों पर फोन किया तो मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगा। तब युवकों को ठगे जाने का एहसास हुआ और वह थाने पहुंचे। पुलिस अब इन जालसाजों की तलाश कर रही है। मैंने उड़ान कंसल्टेंसी में फेसबुक द्वारा देखा था कि मुझे वो कनाडा भेजने के लिए ऑफ़र दे रहे हैं, तो मैं उनके वहाँ गया श्यामा भवन महमूदगंज में। तो वहाँ मैं पहुँचा तो उनसे मैंने बातचीत की तो मुझे अच्छा लगा। बातचीत से वो बहुत प्यारा बात बोल रहे थे। एक मैडम थी, एक जेंट्स था। दोनों मिलकर मुझसे बोले कि आप कनाडा जाए, आप 25,000 रुपये जमा कीजिए, फिर उसके बाद 30,000 मुझे दीजिएगा। 55,000 में मैं आपको कनाडा भेज दूँगा और वीज़ा अप्रूवल कर दूँगा। उसके बाद जब हम लोग अभी हाल में गए हैं, 3-4 दिन से लगातार जा रहे हैं, तो उसमें ये हुआ कि कंपनी क्लोज पड़ी हुई है।
और नंबर मिला रहे, नंबर स्विच ऑफ बता रहा है दोनों। कौन सा कंपनी है? कंपनी का उड़ान कंसल्टेंसी। क्या करते हैं आप? सर मैं वर्कर हूँ। तो कितना पैसा दिया आप? सर 55,000 तो किस वजह से दिए थे? कनाडा जाने के लिए सर। क्या करते हैं? वर्क फूड वर्क में। तो क्या लग रहा है, धोखाधड़ी हुआ है? धोखाधड़ी हुआ है सर, कंपनी बंद पड़ी हुई है तो धोखाधड़ी हुआ है ना सर। कितने लोग हैं? हम लोग कम से कम 300 प्लस है। श्याम भवन जो मामूरगंज में, हम लोग विदेश जाने के लिए बस कुछ ऑफर आया था, तो विदेश जाने के लिए हम लोग गए यहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि नहीं आपको कनाडा के लिए वीज़ा मिलेगा आप लोगों को फूड पैकिंग के लिए। तो यहाँ पे आए, हम लोग अपना सब डॉक्यूमेंट जमा किए और हम लोग से 25-25 हज़ार रुपये वसूला गया। बोले आपको इतना पैसा लगेगा जाने के लिए, और जब जाने के बाद वहाँ से आपको पैसे 3,10,000 रुपये वहाँ से अकाउंट से कटेगा जब तनख्वाह मिलेगी वहाँ से। तो हम लोग 3 महीने का समय लिया था कि आपको तीसरे महीने में भेज दिया जाएगा। जब हम लोग आज मात्र 10-15 दिन बचा है तो हम लोग आए ऑफिस पे, मोबाइल स्विच ऑफ थी तो देखा तो यहाँ पे सब कुछ बंद है, यहाँ पड़ा है। क्या करेंगे? भाई बस सही, हम लोग थाने पे आए हैं, बस हम लोग के साथ हम लोग को कुछ भला हो जाए, हम लोग को पैसा वापस मिल जाए। कंपनी के बारे में पहले आपने समझा था? हाँ सर, हम लोग समझाया, पता हम लोग गए वहाँ पे, नहीं बहुत अच्छी कंपनी और विश्वासी तो लोग चले। कैंट क्षेत्र में व्याप्त अव्यवस्थाओं के लिए ट्रैफिक विभाग और स्मार्ट सिटी दोनों समान रूप से जिम्मेदार हैं। कैंट क्षेत्र में व्याप्त अव्यवस्था के लिए समान रूप से जिम्मेदार है ट्रैफिक विभाग और स्मार्ट सिटी। कैंट पर ट्रेन पकड़ने प्रतिदिन हजारों यात्री जान जोखिम में डालकर सड़क पार करते हैं, क्योंकि न तो यहाँ ट्रैफिक सिग्नल है न फुट ओवर ब्रिज। इस अव्यवस्था के लिए ट्रैफिक महकमे के साथ साथ स्मार्ट सिटी विभाग समान रूप से जिम्मेदार है। सड़क पर किसी भी उपक्रम को शुरू करने के पहले ट्रैफिक पुलिस की राय और अनापत्ति ली जाती है। यह नियम सर्वविदित है। न केवल भारत में बल्कि दुनिया के हर देश में इस नियम का पालन किया जाता है, लेकिन लगता है बनारस से कुछ विभाग इस नियम से या तो अनभिज्ञ हैं या जानबूझकर इसकी अनदेखी करते हैं। इसकी बानगी देखना है तो कैंट स्टेशन क्षेत्र में चलना पड़ेगा। कैंट का इलाका शहर का सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है। एक तरफ रेलवे स्टेशन है तो दूसरी तरफ रोडवेज बस अड्डा है। दोनों ही स्थानों पर हजारों यात्री रोज आते जाते थे। इसी के बीच से पुरानी जीटी रोड भी गुजरती है जो इलाहाबाद की तरफ आती है और कैंट मुगलसराय होते बिहार और कोलकाता चली जाती है। कैंट डिपो से छूटने वाली बसें भी इलाहाबाद सहित अन्य नगरों को जाती हैं। क्षेत्र को जाम से बचाने के लिए यहाँ एक फ्लाईओवर का निर्माण कराया गया है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जैसे ही स्मार्ट सिटी ने फ्लाईओवर के नीचे नाइट बाजार बनाया, सारी व्यवस्था अराजकता और अव्यवस्था में बदल गई। स्मार्ट सिटी ने फ्लाईओवर के नीचे की सारी जगह घेर ली, ट्रैफिक सिग्नल को खत्म कर दिया। परिणाम यह हुआ कि सिगरा और लौराबीर की तरफ से आने वाले ऑटो अब इंग्लिशिया लाइन छोर पर यात्रियों को उतारने लगे, इसलिए कि कमलापति स्कूल के आगे से जाकर यू टर्न लेना न सिर्फ अव्यवहारिक है बल्कि जाम का सबब भी है। दूसरी तरफ स्मार्ट सिटी ने सड़क पार करने के लिए न तो अंडरपास बनाया न फुट ओवर ब्रिज। नतीजा यह हुआ कि प्रतिदिन हजारों यात्रियों को जान जोखिम में डालकर सड़क पार करना पड़ रहा है। सड़क के दोनों तरफ रोडवेज की बसों के साथ साथ अनेक छोटे बड़े वाहन गुजरते हैं। इनके बीच से फुटबॉल के किसी कुशल खिलाड़ी की भांति यात्रियों को अपना सामान लेकर भागना पड़ता है। मजे की बात यह कि नाइट बाजार बनाने के पहले स्मार्ट सिटी ने बाकायदा ट्रैफिक विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी लिया है। ट्रैफिक विभाग ने बिना इस बात पर विचार किए कि हजारों यात्री सड़क कैसे पार करेंगे, एनओसी भी दे दिया। कहना न होगा कि कैंट पर व्याप्त इस अव्यवस्था और अराजकता के लिए स्मार्ट सिटी के साथ साथ ट्रैफिक महकमा समान रूप से जिम्मेदार है। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। आए दिन यात्री वाहनों से टकराकर चोटिल हो रहे हैं, लेकिन न तो अधिकारियों और न ही जनप्रतिनिधियों को इसकी चिंता है। शहर में G20 आयोजन की तैयारियां चल रही हैं। लोग यह समझ पाने में असमर्थ हैं कि स्थानीय के साथ साथ बाहर से आए अधिकारियों की निगाह इस घोर अव्यवस्था की तरफ क्यों नहीं जाती। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 31 जनवरी से 4 फरवरी तक अनुसंधान लेखन और अकादमिक इंटीग्रिटी पर 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन BHU में होने जा रहा है। शारीरिक शिक्षा विभाग, कला संकाय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अनुसंधान लेखन और अकादमिक इंटीग्रिटी 5 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन 31 जनवरी से 4 फरवरी तक विभाग के द्रोणाचार्य करण सिंह हॉल BHU में करने जा रहा है।
इस संदर्भ में शनिवार को बीएचयू के मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में आयोजन समिति के लोगों ने बताया कि इस राष्ट्रीय कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य शोधकर्ताओं को लेखन के क्षेत्र में नवीनतम विकास और प्रगति से लैस करना और गुणवत्तापूर्ण शोध प्रकाशित करना है। इस कार्यशाला में 5 दिनों के लिए कुल 15 सत्र शामिल हैं, जिसमें पहले दिन के दौरान एक प्रकाशन रणनीति विकसित करना शामिल है। इसके बाद अगले 2 दिनों में ग्रंथ मितीय मूल्यांकन, प्रभाव और दृश्यता, अनुसंधान और प्रकाशन, नैतिकता और कार्यशाला के अंतिम 2 दिनों के दौरान राइटिंग रिजल्ट्स, डिस्कशन, बेसिक्स ऑफ राइटिंग रिसर्च प्रपोजल और रिपोर्ट पर सेशन होंगे। कार्यशाला का उद्घाटन मुख्य अतिथि प्रोफेसर रमेश चंद्र, एमेरिट्स प्रोफेसर, सलाहकार यूनिवर्सिटी एडवांसमेंट एंड एलुमिनी रिलेशंस, बीएचयू द्वारा 21 जनवरी 2023 को सुबह 10 बजे द्रोणाचार्य कर्ण सिंह हॉल, शारीरिक शिक्षा विभाग में किया जाएगा। समारोह की अध्यक्षता प्रोफेसर विजय बहादुर सिंह, डीन कला संकाय करेंगे, जबकि प्रोफेसर यशवंत सिंह, निदेशक कृषि विज्ञान संस्थान बीएचयू संमानित अतिथि होंगे। 5 दिन की कार्यशाला में 15 सेशंस हैं, जिसमें 3 रिसोर्स पर्सन आ रहे हैं, जो कि पहले दिन डॉक्टर अरुण कुमार देशमुख सर हैं, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, वो बताएंगे कि कैसे स्ट्रैटेजी बनाई जाए पब्लिश करने के लिए पेपर। सेकेंड और थर्ड जो डे है वर्कशॉप का, उसमें प्रोफेसर भास्कर मुखर्जी सर हैं, जो कि अपने इंस्टीट्यूट के डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के, जो कि बताएंगे कि कैसे अपने रिसर्च पेपर का इम्पैक्ट और विजिबिलिटी दिखाई दे, कैसे बिब्लोमेट्रिक एनालिसिस की जाए। और जो लास्ट के 2 दिन हैं वर्कशॉप के, उसमें प्रोफेसर योगेश उपाध्याय हैं, जो कि अभी करंट में डीन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट हैं जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर, जो कि हमें बताएंगे कि डेटा एनालिसिस कैसे किया जाए, प्रॉपर स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ किया जाए डेटा एनालिसिस के लिए, कैसे डिस्कशन लिखा जाए, कैसे एनालिसिस का इंटरप्रिटेशन किया जाए, और कैसे एक अच्छा प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल और रिसर्च रिपोर्ट लिखी जाए टू गेट फंडिंग फ्रॉम दी अदर इंस्टीट्यूट। और इसकी जो पहले दिन 31 जनवरी को हमारा जो कार्यशाला का इनॉग्रल है, उसमें जो चीफ गेस्ट आ रहे हैं प्रोफेसर रमेश चंद सर आ रहे हैं, जो कि एडवाइज़र हैं अपने यूनिवर्सिटी एंड एलुमनाई रिलेशन, और जो कि फॉर्मर डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज बीएचयू, और जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं प्रोफेसर यशवंत सर हैं, जो कि अभी करंट में डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज बीएचयू हैं। आईपी मॉल के सामने सड़क पर खड़ी एक बाइक में चाबी लगाते ही आग लग जाने से अफरा तफरी मच गया। सिगरा थाना स्थित आईपी मॉल के सामने सड़क पर खड़ी बाइक में चाबी लगाते ही आग लग गई और देखते देखते बाइक थू थू कर जलने लगी। इससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। बाइक सवार के साथ ही राहगीर भी भाग खड़े हुए। बता दें कि पांडेपुर निवासी विश्वरंजन सिंह शनिवार की सुबह सिगरा स्थित आईपी मॉल के सामने अपनी बाइक खड़ी कर चाय पीने लगे। चाय पीने के बाद उन्होंने बाइक स्टार्ट करने के लिए चाबी लगाकर ऑन किया, तभी अचानक बाइक में आग लग गई। देखते ही देखते इंजन और ऑयल टैंक वाला हिस्सा धू धू कर जलने लगा। अचानक बाइक में आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। बाइक सवार के साथ ही आसपास मौजूद लोग भाग खड़े हुए। घटना के बाद जब तक लोग कुछ कर पाते तब तक बाइक धू धू कर जल गई। इसके चलते मार्ग पर कुछ समय के लिए आवागमन ठप हो गया। राहगीर दूर ही अपने वाहन खड़ा कर तमाशबीन बने रहे। विश्वरंजन सिगरा के शास्त्री नगर स्थित एक निजी कंपनी में काम करते हैं। बाइक उनके बड़े भाई के नाम से पंजीकृत है। जस्ट गाड़ी आगे खड़ा किए, उसका चाबी लगाए, बस आग पकड़ लिया है। गाड़ी कौन सी? होंडा स्टैनर थी। क्या नंबर थी गाड़ी की? गाड़ी थी आपका 5461। अचानक आग लग गई। हाँ। कहाँ रहने वाले हैं? पांडेपुर। यहाँ कहाँ काम करते हैं? यहीं पे अंदर शास्त्री नगर में। क्या काम करते हैं? जो इंटरनेशनल है वहीं पे जॉब करते हैं। गाड़ी का मालिक कौन है? मेरे बड़े भैया हैं। क्या नाम है उनका? अविनाश सिंह। शनिवार को गणेश धाम कॉलोनी में राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह शनिवार को सुंदरपुर के गणेश धाम कॉलोनी पहुंची, जहां उनके सम्मान में समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम समाज सेवी चंद्रकांत सिंह द्वारा सांसद दर्शना सिंह का स्वागत किया गया। कार्यक्रम का आयोजन चंदौली जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के काशीनाथ सिंह, लॉयंस क्लब वाराणसी गंगा के अध्यक्ष आजाद शत्रु सिंह की उपस्थिति में शुरू हुआ एवं समारोह का संचालन डॉक्टर बलबीर सिंह तथा स्वागत भाषण समिति के अध्यक्ष कर्नल राजेश राय द्वारा दिया गया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह का माल्यार्पण एवं पुष्प गुच्छ देकर कॉलोनी की मातृशक्तियों द्वारा अभिनंदन किया गया, जिनमें शशि सिंह, रेखा सिंह, डॉक्टर रमापाल, कुसुम सिंह, वंदना सिंह, अनीता सिंह, मीना सिंह, संगीता आदि प्रमुख थे। और यहाँ के लोगों ने मुझे आमंत्रित किया है। इस तरह का कार्यक्रम है और इसके लिए मैं यहाँ गणेश धाम कॉलोनी के लोगों को बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आने का उनकी वजह से सौभाग्य प्राप्त हुआ और उन्होंने सम्मानित करने का जो कार्यक्रम किया है उससे
मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। नारी को बढ़ाने का और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यहाँ नारी शक्ति के रूप में हमारे इस कॉलोनी में, गणेश धाम कॉलोनी में श्रीमती शशि सिंह के नेतृत्व में महिला मोर्चा का गठन भी हुआ है। और हम लोग लगातार जो महिलाएं देश के प्रति आगे बढ़ रही हैं उनको बुला के सम्मान कराना। डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में संस्कृत भाषा व इसके संवर्धन हेतु एक क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ, जिसमें बटुकों ने हिस्सा लिया। साथ ही मैच की पूरी कमेंट्री भी संस्कृत भाषा में ही की गई। सतुआ बाबा विद्यालय से छात्रा अतीव प्रसन्ना सन्ति क्रीडन्ति तत्र दर्शकाः प्रसन्नाः भूत्वा तेषां प्रशंसां कुर्वन्ति। शनिवार को सिगरा स्थित डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत स्पोर्ट्स स्टेडियम में संस्कृत भाषा व उसके संवर्धन हेतु सतत प्रयत्नशील शास्त्रार्थ महाविद्यालय दराश्वमेध के 79वें स्थापनोत्सव पर आयोजित संस्कृत क्रिकेट मैच का भव्य आयोजन हुआ। प्रतिवर्ष यह मैच संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान पर आयोजित होता रहा है, किंतु इस बार यहां अव्यवस्था होने के कारण सिगरा स्थित स्टेडियम में आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि शहर दक्षिणी के विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने बटकों से संस्कृत में परिचय प्राप्त कर उद्घाटन किया। प्रारंभ में संस्था के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर गणेश दत्त शास्त्री व प्रबंधक डॉक्टर विनोद राव पाठक ने मुख्य अतिथि को माल्यार्पण व अंग वस्त्र प्रदान कर अभिनंदन किया। इस अवसर पर डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कहा कि छात्रों को केवल वेद पाठ ही नहीं समझना चाहिए, अपितु उन्हें हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा निखारने के लिए एक अवसर प्रदान करना चाहिए, चाहे वह खेल का ही क्षेत्र क्यों न हो। संस्कृत में कमेंट्री व्याकरण शास्त्र के मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर शेष नारायण मिश्र व वैदिक विकास दीक्षित ने किया। कार्यक्रम संयोजक व संस्था के प्राचार्य पवन कुमार शुक्ल ने आए अतिथियों का स्वागत किया। मैच में सारे नियम लगभग किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच के ही समान थे। एम्पायर की भूमिका में पूर्व खिलाड़ी धीरज मिश्रा व अनुज निशी तिवारी तथा रेफरी के रूप में डॉक्टर अशोक पांडे शामिल थे। प्रतियोगिता में 4 टीमों ने प्रतिभाग किया, जिसमें श्री शास्त्रार्थ महाविद्यालय, इंटरनेशनल चंद्रमौली चैरिटेबल संस्कृत संस्थान, चल्ला शास्त्री वेद वेदांग संस्कृत विद्यालय व श्री भगवान विष्णु स्वामी सतुआ बाबा संस्कृत विद्यालय थे। संस्कृत के छात्रों ने मंगलाचरण व वेद मंत्रों का पाठ करते हुए मैदान में प्रवेश किया। तिलकधारी व लंबी लंबी चुटियाधारी धोती कुर्ता में क्रिकेटरों को देखकर वहां दर्शक दीर्घा में बैठे सभी रोमांचित हो गए। इन बच्चों के चौके छक्कों पर सभी ने जोरदार तालियां भी बजाईं, जिससे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता रहा। संस्कृत में चतुर्धावनांका तथा षड्धावनांका, चौका व छक्का से पूरा मैदान गुंजायमान रहा। इस बार भी यह आयोजन सिगरा स्टेडियम में हो रहा है। मुझे लगता है ये भारत का पहला ऐसा स्टेडियम होगा जहां संस्कृत क्रिकेट कमेंट्री और संस्कृत क्रिकेट मैच का आयोजन हो रहा है। प्रतिवर्ष संस्कृत भाषा के संवर्धन के और उसके उत्थान के उद्देश्य से ये आयोजन होता रहा है, जिसमें संस्कृत के वेद पाठी बटुक अपने पारंपरिक गणवेश धोती कुर्ता में लंबी लंबी चुटियाधारी तिलकधारी बच्चे क्रिकेट मैच खेलते आ रहे हैं। और सबसे अनोखी बात कि इस पूरे मैच की कमेंट्री संस्कृत में हो रही है। तो हम समाज को भी एक संदेश देना चाहते हैं कि इस प्रकार के मैच के आयोजन से संस्कृत भाषा का उत्थान होता है और वेद पाठी बटकों को केवल वेद पाठ और पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं समझना चाहिए, अपितु यदि उनके एक हाथ में वेद है, दूसरे हाथ में अगर क्रिकेट का बल्ला है, तो वो उस क्षेत्र में भी अपना करिश्मा दिखा सकते हैं। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।